शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और बात महायुद्ध की करते हैं। 1 महीना हो गया है ईरान पर हुए अमेरिका और इजरायल के हमले। जंग लगातार जारी है। हम आपको सबसे सच्ची और सटीक खबरें बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी की टीम मौजूद है। इजरायल में अंकित त्यागी हैं और लेबनान में नजीर मसूदी। मिसाइलें गिर रही हैं, चारों ओर तबाही है, लेकिन अंकित और नजीर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आपको सारी खबरें ग्राउंड से दिखा रहे हैं और आपको मैं सीधे अंकित त्यागी के पास लिए चलती हूँ और सीधा अंकित से ही हम जानते हैं कि लगातार जो जमीनी हमले ईरान पर हो रहे हैं इजरायल की तरफ से, इस वक्त वो क्या हालात वहां पर ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं। ओवर टू यू अंकित। बहुत बहुत शुक्रिया मलिका। मैं आपको इस वक्त बता दूं, मैं तेल अवीव से लाइव आ रहा हूं। कल मैं दिमोना गया था। दिमोना एक बहुत एक सामरिक तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, जहां पर उसके पास में एक न्यूक्लियर जो सबसे इम्पोर्टेंट पावर प्लांट है इजराइल का, वो है और उसकी ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्या बहुत जल्द अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स को लेकर एक इन्वेजन यानी कि ईरान के ऊपर एक जमीनी तौर पे हमला करने वाला है, सैनिकों को उतारने वाला है, जिसे अंग्रेजी में बूट्स ऑन ग्राउंड कहते हैं। क्या उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल अब होने वाला है? क्योंकि खबरें जो जिस तरीके से निकल के आ रही हैं एक के बाद एक, जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके जो बयान आ रहे हैं, कभी कहते हैं पॉज है, कभी कहते हैं कि हमारे पास सैन्य ताकत बहुत ज्यादा है, और धीरे धीरे जिस तरीके से जमावड़ा बढ़ रहा है अमेरिकी सैनिकों का खाड़ी के देशों में, लग रहा है कि एक बड़े इस जंग के निर्णायक जो मोड़ है इस जंग का आने वाला है और उसी को लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं जो पूरा ये जो 10 दिन का पॉज था, इसको कई लोग ईरान में, इजराइल में एक स्ट्रेटेजिक पॉज के तौर पर देख रहे हैं, ना कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के तौर पर जो शांति दोनों देशों के बीच में चाहते हैं। ट्रंप को चाहिए ईरान का तेल। ट्रंप चाहते हैं खार्ग पर कब्जा। ईरान का यूरेनियम अमेरिका की नजर। एक तरफ ट्रंप समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ईरान के आसपास सैनिकों और जंगी जहाजों की फौज खड़ी कर रहे हैं। जंग के 1 महीने बाद भी समझौते की किसी शर्त को ईरान ने नहीं माना है और ना ही ईरान एक कदम भी पीछे हटा है। लेकिन दिन में कई बार कुछ बदलता है, तो वो है ट्रंप के बयान। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान का तेल अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। रविवार को फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया। ट्रंप ने कहा, सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल लेना। इस पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। उन्होंने आगे कहा, अमेरिका में कुछ लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला किया था। ये वो द्वीप है जहां से ईरान का करीब 80% कच्चा तेल बाहर निकलता है। ट्रंप के इरादे खार्ग को लेकर भी अक्सर सामने आते हैं। उन्होंने खार्ग द्वीप का जिक्र करते हुए कहा कि हो सकता है हम खार्ग द्वीप ले लें, हो सकता है नहीं। ट्रंप ने ये भी दावा किया कि इस द्वीप पर ईरान की रक्षा ज्यादा मजबूत नहीं है और अमेरिका इसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। यानी एक बात तो साफ है कि ट्रंप की नजर ईरान के तेल पर है। लेकिन जब हमला किया गया था और हमले से पहले भी जिस बात की सबसे ज्यादा बात करते थे अमेरिका और इजराइल, वो था ईरान की परमाणु ताकत। ईरान कहता रहा है कि उसने कोई परमाणु बम नहीं बनाया, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसके उलट दावा करते हैं। ये भी खबरें आती रही हैं कि अमेरिका की कोशिश है कि वो ईरान का यूरेनियम अपने कब्जे में कर ले और इसके लिए वो ईरान की धरती पर सैनिक उतार सकता है।
अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये खबर है कि ट्रंप ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ईरान से करीब 1000 पाउंड यानी करीब 450 किलो यूरेनियम निकालने के लिए एक सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। लेकिन ये एक जटिल और जोखिम भरा मिशन होगा जिसमें कई दिनों या उससे अधिक समय तक अमेरिकी सैनिकों को ईरान के भीतर रहना पड़ सकता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक इस अभियान का आदेश देने का कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। इन सब के बीच ट्रंप की बड़ी टेंशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, जो जंग के चलते बंद है। ईरान ने साफ कहा है कि दुश्मन का कोई जहाज यहां से नहीं निकल पाएगा। ईरान में ट्रंप ने 4 टारगेट तय करके रखे हुए हैं। अब जो बातें निकल के रही, खार्क द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं। खार्क द्वीप का महत्व समझिए कि ईरान का जो कच्चा तेल है यहीं पर आता है और यहीं से होकर पूरी दुनिया में निर्यात होता है। यानी ईरान का लाइफलाइन कह सकते हैं। ट्रंप इस द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ अमेरिका एक बार हमला कर चुका है। दूसरी जगह हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करना। ये वो जगह है जहाँ दुनिया की जो 20% ऑयल की शिपिंग जो होते इसी रास्ते से होती है और फिलहाल जो है ईरान का कंट्रोल है। तीसरा जो है यूरेनियम पर जब्त करना। अमेरिका का मानना है कि करीब 450 किलो जो यूरेनियम जो है ईरान के पास है, ईरान अमेरिका उसे जब्त करना चाहता है। चौथा जो है तेल भंडार पर कब्जा करना। यह भी अमेरिका की चाहत है। ट्रंप खुद कह चुके कि हमें तेल से प्यार है और हम तेल कुओं पर कब्जा करना चाहते हैं। इस बीच ट्रंप लगातार समझौते की भी बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए जल्द समझौता हो सकता है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने अमेरिका का प्रस्ताव नहीं माना तो उनके पास देश ही नहीं बचेगा। ट्रंप ने कहा है कि हम बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप ईरान के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम उनसे बात भी कर रहे होते हैं और हमें अक्सर ईरान को उड़ाना भी पड़ता है। ट्रंप का ईरान को लेकर क्या प्लान है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ईरान के आसपास अमेरिकी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने घोषणा की कि यूएसएस त्रिपोली पर सवार करीब 3500 मरीन और 9 सैनिक सेंटकॉम के क्षेत्र में पहुंच गए। ये मरीन पश्चिम एशिया में पहले से तैनात 50,000 सैनिकों की टुकड़ी में शामिल हो गए हैं। पिछले 20 साल में पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है। इस बीच ईरान भी हर हमले और धमकी का जवाब दे रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि वो अमेरिकी सेना का अपनी जमीन पर इंतजार कर रहा है। तेहरान टाइम्स में एक पोस्टर छपा जिसमें सैनिक दिख रहे हैं। बड़ा बड़ा लिखा है वेलकम टू हेल, यानी नर्क में स्वागत है। नीचे लिखा है जो भी अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर कदम रखेंगे वो वापस कॉफिन या ताबूतों में ही जाएंगे। इस बीच ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन कर लिया है। हम पहले वालों से एकदम अलग लोगों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या समझौता होगा और आखिर ये जंग कब रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार 31 दिन हो चुके हैं और जंग जो है वो जारी है। चाहे इजराइल और ईरान के बीच में एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हों, वहीं एक दूसरा जो फ्रंट खुला हुआ है जहां पर जबरदस्त इस वक्त जंग जारी है वो है इजराइल की जंग लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ। मेरे सहयोगी नजीर मसूदी लगातार यहां से बिल्कुल जो एक जोखिम भरा जंग का मैदान है वहां से लगातार खबरें लेकर एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों तक आ रहे हैं। इस वक्त लेबनान से बेरूत से मेरे सहयोगी नजीर मसूदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजीर, कम से कम मैं ये जरूर कह सकता हूं कल दिमोना गए थे, वहां पर जरूर सायरन बज रहे थे। तेल अवीव में खुशकिस्मती से कल रात भर कोई हमले का सायरन नहीं बजा, लेकिन जहां पर आप हैं वहां पे बिना सायरन के ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला हो रहा है। जमीन पर भी जंग जारी है। काश लोगों को वो सहूलियत होती कि यहाँ सायरन बजता, वो कहीं छुप जाते, कहीं सेफ्टी पे जाते। ऐसा यहाँ लोगों के पास मैसर नहीं है, क्योंकि लेबनान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एयरफोर्स ने कुछ नहीं है सरकार के पास, और सरकार इस जंग में है भी साथ नहीं। वो हिजबुल्लाह की जंग है इजराइल के साथ। और जब ये बम गिरते हैं, आज सवेरे मैंने देखा कि मैं रहम इलाके में था, कुवैती एम्बेसी वहाँ साथ ही है, वहाँ बम गिरे, मिसाइल गिरे। मालूम नहीं कितने लोग जख्मी हुए, मारे गए, कितना बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी कियास था। इस वक्त मैं हूँ सईदा में।
सईदा यहाँ साउथ लेबनान की तरफ रोड है, मेरे पीछे है मेडिटेरेनियन सागर। और यहाँ की जो लहरें ये बताती हैं कि इस मिडिल ईस्ट में कौन सी लहर किसको कहाँ लेगी किसी को मालूम नहीं। जिस तरह जंग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, हर तरफ हर मुल्क यहाँ, ये सिर्फ 2 मुल्कों की या 3 मुल्कों की जंग नहीं है, पूरा मिडिल ईस्ट इसमें घिरा हुआ है और पूरी दुनिया पर इसने असर किया है। लेबनान में यहाँ 12 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं। अपनी घरों से इन लहरों ने उन्हें कहाँ कहाँ पहुँचाया, दरबदर किया। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनके स्कूल तबाह हो गए, बस्तियों के बस्ती ताराज हुए। अभी मैं यहाँ एक रोड से जा रहा था, आज सवेरे उस पर काफ़ी बम गिराए गए, पुल तबाह किए गए हैं, ताकि साउथ लेबनान की तरफ जो ये रोड है बिल्कुल वहाँ कोई नहीं चले, क्योंकि इजराइल ने मन बनाया है कि लितानी रिवर के साउथ में उस पूरे इलाके को कब्जा किया जाए, उससे या बफर जोन बनाया जाए, उसको इजराइल का हिस्सा बनाया जाए। हिजबुल्लाह का कहना है कि किसी भी सूरत में वो लड़ेंगे, जब तक ऑक्यूपेशन रहेगा तब तक रेजिस्टेंस भी जारी रहेगी। मैंने इससे पहले भी आज इंटरव्यू किया हिजबुल्लाह के जो पॉलिटिकल चीफ हैं इब्राहिम मौसवी, उनका कहना है कि ये जंग हम पे मुसल्लत की गई है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत भी इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है इजराइल पे दबाव डाल के, ताकि जो 2024 की सीज फायर थी नवंबर 2024 की, उस पर अमल दरामद हो और लोगों का और लोग न मारे जाए। उनका कहना यह भी था वो नहीं चाहते कि बेगुनाह फिर मारे जाए, लेकिन जब से इन पे जंग मुसल्लत कर रही है तो वो उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो कुल मिलाके के जो यहाँ के हालात है दिन ब दिन खराब होते ही जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बम गिर रहे हैं, किसी को मालूम नहीं अगले पहर में अगले मिनट में क्या हो सकता है। बिल्कुल असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लोगों के ऊपर जान का खतरा है। नज़ीर मसूदी लेबनान से लगातार जंग के बीच रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया, मैं इजराइल यहाँ पे तेल अवीव से करीब 2.5 घंटे दूर नॉर्दर्न जो नेगेव बॉर्डर जो नेगेव रेगिस्तान है, वहाँ पर मैं एक शहर में गया जिसका नाम है डिमोना। डिमोना इजराइल के जो पूरा मैप है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है। क्यों? क्योंकि डिमोना शहर से करीब 13 किलोमीटर दूर शिमोन परेज एटॉमिक न्यूक्लियर रिसर्च जो पूरा साइट है वो है, जो माना जाता है कि इजराइल का सबसे सुरक्षित संस्थान है। क्यों? क्योंकि सरकार ने जाहिर तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सालों से माना जाता है कि यही वो न्यूक्लियर साइट है जहां पर इजराइल ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तैयार किए हुए हैं। डिमोना इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की शैडो में, यानी कि इसकी परछाई में रहता है, और कुछ दिन पहले डिमोना पर जबरदस्त मिसाइल से हमला किया गया। आपको दिखाता हूं यहां से ग्राउंड रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजराइल में जहां लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों में जा रहे हैं, तो वहां के जमीनी हालात जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंची एनडीटीवी की टीम। ईरान की तरफ से इजराइल के डिमोना शहर में भयानक मिसाइल अटैक हुआ था। डिमोना शहर जहां इजराइल की न्यूक्लियर साइट है, एनडीटीवी की टीम उसी जगह पहुंची। उस इलाके के आसपास सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वहां पर 1 हफ्ते पहले एक बड़ा गड्ढा था, और वो गड्ढा था ईरान के एक मिसाइल अटैक का। यहां पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। डिमोना शहर में मैं हूं, ये नेगेव बॉर्डर पे, नेगेव डेजर्ट में पड़ता है, रेगिस्तान में, और यहाँ पर ज़बरदस्त तबाही हुई। मिसाइल एक किंडरगार्टन, जो बच्चों का एक प्ले स्कूल होता है, जगह होती है, वहाँ बताया जा रहा है उसका यहाँ पर स्ट्राइक हुआ। उसके पीछे अगर आप ये घर देखेंगे, ये जो सारे अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा रिटायरीज रहते हैं, ये सारे अपार्टमेंट पूरी तरीके से टूट गए। एक घर उस तरफ है, वो उस घर को भी काफ़ी क्षति पहुँची है। ऐसी कई रोज़ हैं। पीछे बिल्कुल एक वहाँ पर भी एक घर है जिसको पूरे तरीके से निस्तो नाबूद हो गया है, टूट गया है। और भी अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं जहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। इजराइल का जो मेन न्यूक्लियर साइट है वो भी वहाँ पर है। शिमोन परेज एटॉमिक रिसर्च सेंटर यहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर है।
सरकार ने कभी भी इस बात को माना नहीं है, लेकिन माना यह जाता है कि इजराइल के जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है वो यहीं पर बनाया गया, यहीं पर उसको पूरा रिसर्च किया गया और वो यहाँ से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। इसी वजह से उस न्यूक्लियर साइट के साए में दिमोना शहर जो है वो पड़ता है और इस दिमोना शहर में इसी वजह से बताया जा रहा है कि हमला हुआ। दिमोना शहर में हुआ हमला इतना भयावह था कि वहाँ मौजूद घरों की दीवारें, दरवाजे सब टूट गए, सब कुछ तबाह हो गया। मैं इस वक्त किसी के घर के, जिसको बैकयार्ड कहते हैं, पीछे का जो दलान है, आंगन है, उसकी आप बात करें तो वहाँ खड़ा हुआ हूँ और जो कई घर जहाँ पर पूरे टूटे उसमें ये भी घर है। जो एक पूरा भरा पूरा घर होता था उसका जो सारा सामान है वो कबाड़ की तरह देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, चाहे फ्रिज हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो। ये एक इनका अंदर देखिए आपको दिखाई पड़ेगी वो वॉशिंग मशीन, जो लॉन्ड्री रूम होगा वो किस तरीके से टूटा और उसका पूरा वॉशिंग मशीन दीवार के ऊपर कैसे पड़ा हुआ है। दरवाजे के परखच्चे उड़ गए, बाहर आके गिरा है और साथ ही साथ बच्चों की ये साइकिल्स भी हैं जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये गवाही देता है कि किस तरीके का भयंकर जो नुकसान लोगों को हुआ। और एक बात मैंने इजराइल में देखी कि जब भी इस तरह का किसी घर पे या कहीं पर इस तरह का हमला होता है, अपने देश का झंडा यहाँ पर वो लोग टांग देते हैं और इसको इस बात की गवाही देने के लिए कि इजराइल अभी भी खड़ा है, इजराइल अभी भी अपनी जंग को है वो जारी रख रहा है। पूरी ज़िंदगी लग जाती है घर बनाने में और एक पल में इस तरह से उजड़ जाता है। ये कपड़े यहाँ पर लोगों के पड़े हुए हैं और किताबें, बच्चों की किताबें आपको यहाँ दिखाई पड़ रही होंगी। ये देखिए, ये कुछ किताबें यहाँ पर हैं, उधर भी कुछ किताबें इस तरीके से पड़ी हुई हैं। स्केटिंग का जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पर है, योगा मैट है किसी का और साथ ही साथ ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सिंथेसाइजर है जो भी यहाँ पर रखा हुआ है। एक कुछ सूट केसेस हैं। करीब 50 साल पहले भारत से इजराइल आए एक शख्स से एनडीटीवी ने बात की। उनका घर मिसाइल हमले में पूरी तरह तबाह हो गया। आपका भी अपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ मेरा है, पहला, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा घर मेरा है। देखा वो फोर्थ, हाँ, ये पहला नहीं, दूसरा नहीं, सेकंड, फोर्थ, फोर्थ, वो आपका घर है। वो मेरा घर है। वो तो पूरा टूट गया है। पूरा टूट गया है, पूरा पूरा सलोन सब उड़ गया। माँ, स्टेरियो, फ्रिज, डोर है स्टील डोर, हाँ। वो पूरा उड़ गया और फ्रिज के पास गिरा। मेन डोर हाँ। उड़ गया। मैं खोली में था, अंदर था, हाँ। अंदर के खोली में था। तो आप थे जब यहाँ पे अटैक हुआ? घर के अंदर थे आप? मैं अंदर था, खोली के अंदर था। आप कुछ चोट बच गए? आप कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ ग्लासेस टूट गए मेरे आईने के, यहाँ पे चोट आई है। जो कांच लग गया आपको यहाँ बस पे? कांच लग गया। मैं खिड़की में था, हाँ। यहाँ पर बूम हुआ और जोर से मैं खटिए पे गिर गया। यहाँ पर इसी जगह पर जो गड्ढा भरा जा रहा है यहाँ पर ही यहाँ पर गिरा। वो आवाज से मैं और खिड़की में था, मेरे को खटिए में डाला। इजराइल में लगातार हमले हो रहे हैं। डिमोना शहर में एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पर पहुंची। आपको दिखाते हैं कि डिमोना शहर में सायरन बजते ही कैसे लोग बंकरों की तरफ जाते हैं। मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे डिमोना से। अभी यहाँ पर एक अलर्ट, मिसाइल अलर्ट आया है। ज़रा ये मेरे फ़ोन पर देखिए, मैं ज़रा आपके फ़ोन पे दिखाता हूँ। ये मिसाइल अलर्ट अभी अभी आया है और हम लोगों को जिस यहाँ से जो बंकर जो है उसमें जाना होगा। यहाँ पर आप जो लोग देख रहे हैं धीरे धीरे, ये होता क्या है कि ये मिसाइल अलर्ट, देखिए ये आया, अलर्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन फ्यू मिनट्स, फाइंड द बेस्ट प्रोटेक्शन अराउंड व्हेन रिसीविंग एन अलर्ट, एंटर द प्रोटेक्टेड स्पेस अंटिल फर्दर नोटिस। ये आपके फ़ोन पर मैसेज फ्लैश होता है और उसके बाद जो लोग हैं वो किस तरीके से बंकर्स में जाते हैं। जैसे सायरन बजना शुरू होता है, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। We'll try and show you how people, you'll see a lot of people, those have already started coming in. There are two bunkers here. One is there and I mean it's the same thing. There are two entrances to that bunker. People have started coming in at this moment just near that space. So if once the siren goes in, you are expected to in fact run to this bunker. इजराइल जंग के लिए किस तरह से कितना तैयार रहता है, ये पता चला जब एनडीटीवी की टीम डिमोना के एक प्लेग्राउंड में पहुंची और उस प्लेग्राउंड के नीचे बना हुआ था एक बंकर, ताकि अगर सायरन बजे और किसी हमले की आहट हो तो तुरंत सब उस बंकर में पहुंच जाएं। इस दीवार को इतना खूबसूरत तरीके से रंगा गया है
ये रेनबो भी है और बाकी चीज़ें भी। ये जो दीवार है, ये दीवार एक बॉम्ब शेल्टर है। सोच के देखिए कि आपके बच्चों का जो पार्क है, जहाँ वो प्ले एरिया है, वहाँ पर एक बॉम्ब शेल्टर है, यानी कि आप जंग के लिए हमेशा तैयार हैं। एक पॉपुलेशन जो हमेशा इस डर में रहती है कि मिसाइल कभी भी आ सकता है। मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ इस शेल्टर के अंदर भी ले जाके। ये जो शेल्टर है, ये ज़मीन से 2 मंजिल नीचे है। तो ये अब हम उसके नीचे आ गए हैं, जो प्ले एरिया था, और हम उसके नीचे से ये शेल्टर की जो एंट्रेंस है, आप ये सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाएंगे तो ये रीइंफोर्स स्टील का दरवाज़ा है, और यहाँ से जब आप अंदर जाते हैं तो ये शेल्टर जो है वो शुरू हो जाता है। काफ़ी बड़ा शेल्टर है, इसमें कई अलग अलग कमरे हैं, कई लोगों को यहाँ पर रहने की जगह है। और ये जो इस वक्त यहाँ पर इस्तेमाल जो हो रहा है, ये वॉलंटियर्स जो अलग अलग जगहों से बच्चे आए हुए हैं उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर वो वॉलंटियर्स रहते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और ये जो पूरा इलाका है, ये एक प्ले एरिया के नीचे है। अब आप सोच के देखिए कि एक प्ले एरिया के नीचे आपको इस तरीके की तैयारी करनी पड़ती है कि कभी भी अगर मिसाइल का हमला हो तो आप सुरक्षित भाग सकें, सुरक्षित वहाँ रह सकें। अलग अलग ये दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा यहाँ पर है स्टील का, एक दरवाज़ा यहाँ पर है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आके बच सकते हैं, रह सकते हैं जब तक बॉम्ब का जो सायरन है वो बजे। डिमोना शहर में बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग भी रहते हैं। इसकी झलक वहाँ मौजूद कई जगहों पर दिखी। ये पीछे मैं इस वक्त आपको डिमोना में दिखा रहा हूँ, ये ताजमहल आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस दुकान का जो नाम है वो है सागर स्पाइस शॉप, सागर मसाले की दुकान। और बिल्कुल जैसे हमारे जैसे भारत में दिल्ली में कहीं पर भी जो कॉर्नर की दुकानें होती हैं ना, पंसारी वाली दुकान, बिल्कुल वैसे ही आप जाएंगे, खाली बावली वाली महक आपको यहाँ पर आएगी। बहुत सारे मसाले हैं यहाँ पर, बिल्कुल मसाले जिन्हें हम सब जानते हैं। दालें, ये चना दाल यहाँ पर रखी हुई है, मूंगफली और जो दालें हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर घुसते ही आपको वो भारत के मसालों की जो खुशबू है वो यहाँ पर आएगी। साथ में यहाँ पे भारतीयों के साथ साथ और भी जो लोग हैं वो भी आते हैं। ये अचार देखिए, अगर यहाँ पर आपको चाहिए हो तो स्वाद अचार भी आपको मिलेगा, और मैगी का भी इंतज़ाम है। साथ ही साथ क्योंकि भारत में जहाँ पे भी लोग रहेंगे, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। ये चिवड़ा और ये सेब वगैरह, ये भी आपको यहाँ पर दिखेंगे, और ख़ास बात इनकी ये है कि यहीं पर बनाए भी जाते हैं। डिमोना में एनडीटीवी की टीम को एक बटाटा बड़ा की दुकान भी मिली, जहां एक इजराइल फैमिली कई सालों से इस दुकान को चला रही है। मैं इंडियन खाना या रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था डिमोना में, मुझे रेस्टोरेंट तो नहीं मिला, लेकिन एक इजरायली फैमिली है जिससे ये शॉप चलाती है, और यहाँ पर एक चीज़ हिंदुस्तान की ज़रूर मिलती है, बटाटा वड़ा। जी हाँ, अगर आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं, वैसे देश में सभी लोग जानते हैं बटाटा वड़ा। ज़रा दिखाता हूँ आपको, ये तैयार हो रहे हैं बटाटा वड़ा, और ये यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, फ्राई करके गर्मा गर्म बटाटा वड़ा यहाँ पर निकल रहे हैं। और मुझे बताया गया है ये बहुत फेमस है, सिर्फ हिंदुस्तानी लोग ही नहीं, जो लोकल्स हैं वो भी इसको, जो बाकी लोग हैं इजरायली और जो बाकी लोग हैं वो भी इसको बहुत खाते हैं, उन्हें पसंद है बटाटा वड़ा। सॉरी, कैन आई गेट द बटाटा वड़ा? 2 मिनट्स? ओके, सो 2 मिनट में मेरा बटाटा वड़ा आएगा। जब बटाटा वड़ा आ जाएगा तो मैं दोबारा आपको खा के बताऊंगा कि वो कितना बढ़िया यहाँ पर बना है। This is as good as you will get it on the streets of Mumbai. चलिए, इस वक्त अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीधे आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं, जहां पर मलिका इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बताएंगी। शुक्रिया अंकित, नजर बनाए रखिए आपके पास। एक बार फिर हम लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का युद्ध को लेकर नया बयान आया है। सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के नए शासन से बातचीत हो रही है, सैन्य अभियान खत्म करने की कोशिश जारी है। होर्मुज नहीं खुला तो ईरान को तबाह कर देंगे, समझौता नहीं हुआ तो खार्ग द्वीप तबाह कर देंगे, समझौता नहीं हुआ तो भीषण हमले करेंगे, ईरान की पावर प्लांट, रिफाइनरी पर हमला करेंगे, समझौता नहीं हुआ तो भीषण हमला करेंगे। ये ट्रंप की तरफ से युद्ध को लेकर ताजा बयान आया है।
और एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। लेबनान में लगातार हमले हो रहे हैं। जंग शुरू होने के बाद से अब तक लेबनान में 12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। कई गांव इजरायली हमलों से पूरी तरह तबाह हो गए हैं। वहां के हालात जानने के लिए एनडीटीवी के नजीर मसूदी वहां मौजूद हैं। लेबनान में इजरायल ने भीषण हमले किए हैं और लेबनान से हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन दाग रहा है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान युद्ध अगर लंबा खिंचा तो इसकी बड़ी मार दुबई और अबू धाबी पर भी पड़ सकती है। इसके बारे में आपको विस्तार से आगे हम दिखाएंगे। लेबनान पर इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। बेरूत से लेकर बालबेक तक, दक्षिण लेबनान से लेकर उत्तरी लेबनान पर इजरायल हमले कर रहा है। लेबनान के युद्ध क्षेत्र में एनडीटीवी की टीम भी मौजूद है। बेरूत में एक हमले के बाद सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। यहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ बेरूत शहर में। यहाँ अभी बमबारी हुई, काफी पैनिक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एम्बुलेंसेस जा रहे हैं, देख लीजिए एम्बुलेंसेस जा रहे हैं यहाँ इस तरफ, क्योंकि यहाँ अभी बमबारी हुई और लोग काफी मुश्तिल हैं। मीडिया को भी वो बर्दाश्त नहीं करते वहां आ जाए। फायर सर्विस जा रही है, एम्बुलेंसेस जा रहे हैं इसी जगह। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ है, इस पूरे इलाके में अभी यहाँ बहुत बड़ी बम गिरे और यहाँ जो इसे हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि यहाँ एम्बुलेंसेस गई, देख लीजिए और एम्बुलेंसेस जा रहे हैं, देख लीजिए, ये देख लीजिए एम्बुलेंसेस और जा रही हैं। तो एक तरह का काफी तनाव का माहौल है इस वक्त इस जगह पे। लेबनान में हिजबुल्लाह की संसदीय पार्टी के प्रमुख इब्राहिम मौसवी ने बेरूत में एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा कि आज के समय में भारत की भूमिका काफी अहम है। हिजबुल्लाह के प्रमुख नेता ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन को मिलकर इजरायल और अमेरिका पर युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। If the United States now pressure Israel, or if the international community of the European Union, if India, for example, pressure Israel that this is against the human law, this is against humanity, then maybe they will be pressured and they'll stop this. We are only starting, or we are on a defensive war from our side. We are not starting an assault against Israel. If they stop, if they abide with every term of the agreement that we reach, then things can be start again and we can reach a settlement. लेबनान में कई रेफ्यूजी कैंप बने हुए हैं। जमीन पर जंग के हालात हैं, लेकिन छोटे मासूम बच्चे जो ये जंग झेल रहे हैं, उन्हें शायद पता भी नहीं है कि युद्ध होता क्या है। सभी बच्चे यह रोनाल्डो के फैन हैं और ये इनका स्कूल जो है वो मिसवार हो चुका है बमबारी में, लेकिन यहाँ इसी दूसरी जगह पे इनको लाया गया है और यहाँ आप यू प्लीज कम हियर। तो वेयर इज योर स्कूल? वाज दैट क्लोज बिकॉज ऑफ दैट बम्बार्डमेंट? Yes, because it's the bomb. Bomb. So you tell me your name? Mohammed. Okay. My name is So- Batul. My name is Okay. तो ये सारे बच्चे जो जंग में भी इस तरह आप अंदाजा कीजिए, जो कि रिफ्यूजी कैंप में है, लेकिन जहां पूरा जो साउथ लेबनान का जो है तो लितानी दरिया के उस साइड, तो वहां उसके बावजूद भी आप देखें ये बच्चे रिफ्यूजी में कैसे हैं। कहीं बच्चे बोलते हैं कि वी लव इंडिया। इजरायल ने 2 मार्च से दक्षिणी लेबनान में एक बड़ा हमला शुरू किया। इसके बाद बेरूत में बड़े पैमाने पर हवाई हमले हुए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इजरायल डिफेंस फोर्सेस को दक्षिणी लेबनान में हमले तेज करने के आदेश दिए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से लेबनान में 12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और दक्षिणी लेबनान के कई गांव और इलाके इजरायली हमलों से पूरी तरह तबाह हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। छोड़ दो। तो आपने देखा कैसे लेबनान में इजरायल ने भीषण हमले किए हैं और लेबनान से हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन
जाग रहा है। और इस बीच जो सवाल है वो दुबई और अबू धाबी को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। दुबई और अबू धाबी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अर्थशास्त्री जेफरी साक्स ने वहां के हालात को लेकर चिंता जताई है और उनका कहना है कि युद्ध फैला तो दुबई अबू धाबी को नुकसान होगा, तबाह हो सकते हैं यूएई के शहर। जेफरी साक्स की तरफ से ये कहा गया है, यानी कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इसकी बड़ी मार दुबई और अबू धाबी पर पड़ सकती है और ये दोनों शानदार शहर बिल्कुल तबाह हो सकते हैं। ये फिक्र जाने माने अर्थशास्त्री जेफरी साक्स ने जताई है। उनका कहना है कि ये शहर सैलानी शहरों की तरह बसाए गए हैं, फौजी किलों की तरह नहीं। ईरान इन शहरों पर हमले भी करता रहा है। उसने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के साथ युद्ध लंबा खिंचा और फौजों ने जमीन पर उतरने की कोशिश की तो बहरीन और यूएई पर और हमले होंगे। सोलह मार्च को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उठी आग की इन लपटों ने दुनिया को हैरान कर दिया था। आखिर ये वो एयरपोर्ट है जहां दुनिया भर से सैलानी आते हैं। ये वो शहर है जो नए दौर के कारोबार का चमचमाता आईना है। दुनिया भर की अमीरी यहाँ इठलाती है। उसकी बुलंद और ऊंची इमारतें उसकी तरक्की के प्रतीक की तरह खड़ी हैं। लेकिन इन इमारतों के आसपास भी ईरानी ड्रोन गिरे। अबू धाबी का भी यही हाल रहा। ईरान ने साफ कहा है कि जहां जहां अमेरिकी ठिकाने हैं वहां वहां हमले होंगे। जिन शहरों को सबसे सुरक्षित माना जाता था वो डर के मारे कांप रहे हैं। ये हमले बता रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा खींचा तो दुबई और अबू धाबी जैसे शहर बुरी तरह इसकी चपेट में आ सकते हैं। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है। वो पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। लेकिन ये हमले सिर्फ अमेरिकी ठिकानों तक सीमित नहीं रहेंगे, ये बात साफ है। रविवार रात भी ईरान की मिसाइलें दुबई पर बरसती रहीं और वहां के 2 हवाई अड्डों की उड़ानें काफी प्रभावित हुईं। इन सब के बीच यूएई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वो भी ईरान के खिलाफ हमले कर सकता है। लेकिन जाने माने अर्थशास्त्री जेफरी साक्स ने चेतावनी दी है कि कहीं ये 2 शानदार शहर इस युद्ध में पूरी तरह तबाह न हो जाएं। उनका कहना है कि यूएई इस युद्ध से दूर रहे तो बेहतर होगा। Basically, Dubai and Abu Dhabi could be blown up if the UAE gets into the war. These are resort areas. These are tourist destinations. These are not fortified missile defense areas. These are places where rich people are going to party and put their money. And to enter a war zone is to defeat the entire purpose of a place like Dubai. वैसे भी जब से ये जंग शुरू हुई है यूएई को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। अबू धाबी और दुबई से 18,400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। यूएई की बाजार पूंजी 12,000 करोड़ डॉलर नीचे जा चुकी है। युद्ध शुरू होने के बाद से दुबई का शेयर इंडेक्स 16% गिर चुका है। वहाँ प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर भी असर पड़ा है। सालाना दर पर 37% गिरावट है, जबकि युद्ध शुरू होने के बाद बिक्री 50% गिर चुकी है। कई प्रॉपर्टी 10 से 15% की छूट पर बेची जा रही है। एमआर प्रॉपर्टीज जैसे डेवलपर्स के शेयर 25% नीचे जा चुके हैं। सबसे बड़ा झटका ब्रांड दुबई को लगा है। पश्चिम एशिया की तेल आधारित अर्थव्यवस्था के बीच दुबई कारोबार के नए मॉडल की तरह उभरा था।